अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 जो है केमिस्ट्री का 9th क्लास के लिए, वो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ है। चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ है। पीरियोडिक टेबल आपने अक्सर व बेशतर देख रखा होगा। पीरियोडिक टेबल इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, कि जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनको एक टेबल की फॉर्म में जो है वो अरेंज कर दिया गया। अरेंजमेंट इसलिए ज़रूरी थी कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट को अच्छे से स्टडी कर पाए और हमें पता हो कि नॉन एलिमेंट जो हैं वो किस ग्रुप में हैं। लाइक दैट, जैसे आप स्कूल में एंटर होते हो तो हर क्लासरूम के बाहर एक टैग लगा होता है, दिस वन इज़ अ ग्रेड 9, दिस वन इज़ ग्रेड 10। और ग्रेडिंग के साथ साथ उनको सेक्शनाइज भी किया जाता है कि सेक्शन नंबर 1 है, 2 है, या फिर उसके स्पेसिफिक नेम रख दिए जाते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारी जो क्लास का बच्चा है वो जिस एज ग्रुप से बिलोंग करता है वो किस क्लासरूम में होगा, हम इजीली उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी तरह जब बहुत से एलिमेंट डिस्कवर हो गए, 18 एलिमेंट, तो हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को अलग-अलग से डिस्कस करना और रिकॉग्नाइज करना और उसकी पोजीशंस को एक्सप्लेन करना, इट वाज नॉट अ पॉसिबल वे। उसके लिए फिर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द फॉर्म ऑफ टेबल। दिस वन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप और जो है पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज किया गया है। वर्टिकल जो हमारे जो कॉलम है, वर्टिकल कॉलम्स हैं, दैट आर कॉल्ड एज ग्रुप, एंड हॉरिजॉन्टल रोज दीज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। तो पीरियड्स और एलिमेंट्स के फॉर्म में एलिमेंट्स जितने भी उस वक्त डिस्कवर हुए हैं उन्हें अरेंज किया गया है। द टेबुलर फॉर्म, द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड पीरियड, दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। एंड द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किस प्रॉपर्टी के बेस पे हमने इसे डिस्कवर किया, अरेंज किया। जैसे हम कहते हैं कि हम स्कूल में बच्चों को डिफरेंट क्लासेस में उनके एज के बेस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि आलमोस्ट एक ही क्लास के बच्चों की सेम एज होती है। इसी तरह एलिमेंट के जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट वाज बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बड़ी दफ़ा हमने डिस्कस किया बेसिक डेफिनेशंस में भी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट अराउंड द न्यूक्लियस इन द स्पेसिफिक शेल्स, या हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। और किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक नंबर की बेस पे है जो हमारे पास आया। लेकिन दिस प्रोसेस एकदम एट वंस नहीं हो गया, इसके पीछे भी हिस्ट्री है। जैसे मैं पहले कहती हूँ कि साइंटिफिक वर्क जो होता है वो एक चेन होती है, उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क होता है स्टेप बाय स्टेप। एक साइंटिस्ट काम करता है, उसमें जो हर्डल आती है उसे ऑलमोस्ट उन हर्डल्स को दूसरा साइंटिस्ट उस पर वर्क करके उनको रिमूव करता है और फिर न्यू डिस्कवरीज होती हैं। तो इसी तरह जो पीरियोडिक टेबल था उसकी अरेंजमेंट भी वन स्टेप नहीं थी, डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस पर काम किया था और फिर उसकी जो है एक प्रॉपर फॉर्म आई थी इन 1913 में मोज़ले ने। लेकिन उससे पहले का जो साइंटिफिक वर्क था वो डिफरेंट साइंटिस्ट के काम पे था कि उन्होंने कैसे कैसे वर्क किया और उनके वर्क को कैसे इम्प्रूव किया गया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था दैट वाज द डूब्राइनर। डूब्राइनर एक जर्मन केमिस्ट था। उसने उस वक्त जो एलिमेंट उसको पता थे उसने उनको 3-3 के जोड़ों में तकसीम किया। 3-3 के जो जोड़े थे उसने उसको नाम दिया ट्राई-एड्स। ट्राई कहते हैं 3 को, तो ट्राई-एड्स की फॉर्म में उसने उनके 3-3 ग्रुप बनाए। उसने कहा अगर मैं 3-3 के ग्रुप बना लूँ, उसने 3 के ग्रुप ऐसे बनाए कि जैसे उसने एक ग्रुप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का बनाया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो था 40 था, बेरियम का 137 था, स्ट्रोंशियम का 88 था। उसने कहा मैं 3-3 के ऐसे जोड़े बनाऊंगा कि अगर इनका एवरेज एटॉमिक मास बनाया जाए, इनके एटॉमिक मासेस को सम अप करके, ये एटॉमिक मास पे बेस करता था। जो पहले साइंटिस्ट का वर्क था वो एटॉमिक नंबर की बेस पे नहीं था, पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट वो एटॉमिक मासेस की बेस पे थी।
उसने कहा अगर मैं इनके एटॉमिक मासेस को सम अप करके उनका एवरेज निकाल लूँ तो वो मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बन जाएगा। इस तरह उसने एलिमेंट्स को ट्राइएड्स की फॉर्म में, 3-3 के जोड़ों की फॉर्म में जो था वो अरेंज किया था। लेकिन डू ब्राइनर की ये गुड एफर्ट थी, लेकिन ये जो अब भी मतलब इस पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट की हिस्ट्री में स्टडी की जाती है, लेकिन ये जो उसका तरीका था ये बहुत से एलिमेंट के लिए ना चल सका और रिजेक्ट हो गया। उसके बाद न्यूलैंड था, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। ऑक्टा कहते हैं 8 को, 8-8 के जोड़े, इसे कानून हश्ता भी कहते हैं, 8 का कानून। लेकिन ऑक्टेव से पहले उसने जो बेस बनाई थी वो था कैनिज़ारो का लॉ। कैनिज़ारो ने 1860 में एटॉमिक मासेस को मालूम किया था। एटॉमिक मासेस जब उसने डिस्कवर कर लिए थे, उसकी बेस पे जो न्यूलैंड था, एक ब्रिटिश केमिस्ट था, उसने 4 साल बाद 1864 में लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, जिसे हम कानून हश्ता कहते हैं। उसने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है, पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है। इसे उसने 8 नोट ऑफ म्यूजिक से, जो है म्यूजिक में 8 नोट होते हैं, 8 सुर होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा। तो पहला जो नोट है वो अपने 8वें नोट से मिलता है। दिस वन इज कॉल्ड दिस रेपिटिशन। रेपिटिशन। और अगर हम एलिमेंट्स के लिए बात करें तो ये होती है रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो उसने जितने भी नॉन एलिमेंट थे उनके 8-8 के जोड़े बनाए, जिसमें पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मिलती थी। और ये लॉ किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था, जो एक ब्रिटिश केमिस्ट था 1864 में। लेकिन उसके लॉ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई और वो ज़्यादा मतलब बहुत से एलिमेंट के साथ डील ना कर सका, इसलिए उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद मेंडलीव्स था। मेंडलीव बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव का लॉ पेपर में पूछा जाता है। रशियन केमिस्ट था, उसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। उस वक्त तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे दैट वाज द 63 एलिमेंट। उसने 63 मतलब एक गुड एफर्ट थी कि उसने बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उसने एटॉमिक मासेस की बेस पे जो था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग जो है एटॉमिक मासेस की बेस पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। उसे 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके जो लॉ था वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट थी। उसके लॉ में जो डिफेक्ट थे, उसने कहा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है उनके एटॉमिक मासेस की बेस पे जो है वो डिपेंड करती है, उसी तरह इंक्रीज होती है। लेकिन उसके जो उसका जो कंसेप्ट था उसमें डिफेक्ट्स थे। उसने जो अपना टेबल अरेंज किया था उसमें अननोन एलिमेंट जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे उन पे जो था उनके लिए कोई स्पेस उसने नहीं छोड़ी थी। दूसरी बात ये थी कि अगर उसका पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास की बेस पर डिपेंड करता है तो आइसोटोप्स के कंसेप्ट को उसके पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था। आइसोटोप्स क्या हैं? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट है जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, और बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो एक दूसरे से एटॉमिक मासेस की बेस पे या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बेस पे मुख्तलिफ हैं। दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। तो अगर उसका पीरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक मासेस की बेस पर डिपेंड करता था तो उसे कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव जो था कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। जब इसके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी डिफेक्ट्स आए देन देयर वाज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था मोज़ले ने। मोज़ले ने 1913 में। हमने मोज़ले का नाम जब हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़े थे तब भी स्टडी किया था।
मोज़ले ने 1913 में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए थे और एटॉमिक नंबर भी समझ आने लगे थे, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल किसी भी एटम के अंदर है, ये डिस्कवर हो चुका था, तो इन चीज़ों को बेस बनाते हुए उसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो उनके नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक लॉ मोज़ले ने दी कि पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस करना ठीक नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट्स को अगर अरेंज कर लिया जाए तो कंसेप्ट ऑफ आइसोटॉप्स का कोई सवाल ही नहीं रहता। तो अब हमें आइसोटॉप्स के लिए अलग स्पेस पीरियोडिक टेबल में जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो डिफेक्ट्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आया था कि वो कंसेप्ट ऑफ आइसोटॉप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मीन कि उसके पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप के लिए कोई स्पेस नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो फिर उसने मॉडर्न डेफिनेशन क्या दी, एटॉमिक नंबर के बेस पे, एटॉमिक नंबर के बेस पे द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट और एटॉमिक मासेस। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पे बेस करता है, एटॉमिक मासेस पे, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस करता है, जो मोज़ले ने दिया, एटॉमिक नंबर के बेस पे, कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें हमारे पास 2 टाइप की रोज हैं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं, तो ये पीरियड्स और ग्रुप है। ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये किस पे बेस करता है, एटॉमिक नंबर पे बेस करता है, कि एलिमेंट्स के हमने एटॉमिक नंबर के बेस पे उनको अरेंज करना है। सपोज दैट अगर फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम एटॉमिक नंबर 2, हीलियम के बाद लिथियम एटॉमिक नंबर 3। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ टेबल, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दिस वन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक लॉ। तो दोनों में आपने फर्क रखना है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन आए तो आपने कहना है अरेंजमेंट्स ऑफ द एलिमेंट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। एंड पीरियोडिक लॉ क्या है, अगर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पूछा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और अगर मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पूछा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये दोनों में फर्क है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में, कि मेंडलीव लॉ एटॉमिक मासेस के बेस पे, एटॉमिक मास के बेस पे था, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस करता था। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही हम पीरियोडिक टेबल को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट है कि पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफरेंट इंटरवल्स के साथ रिपीट होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उम्मीद है आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर रहे।